Hello students, welcome to the first lecture on network analysis. Network analysis operation research का एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं. So in the first part of the video, I'll be introducing you to project management कि project management क्या होता है, क्योंकि network analysis project management का ही टेक्निक है. So it's important कि you understand what project management is. And in the second part of the video, I'll be explaining some of the important terms that are very important to understand before you go on to draw network diagrams and understand other aspects related to network analysis. So let's get started. So first of all, we'll start with the definition of a project. A project may be defined as a set of interrelated tasks or activities. इसका ये मतलब है कि प्रोजेक्ट जो है दैट्स अ बिगर टर्म एंड एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है और ये सभी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लें और उस प्रोजेक्ट में मान लो 5 एक्टिविटीज हम लोगों को परफॉर्म करना है. वो एक्टिविटीज हो सकता है एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी एंड एक्टिविटी ई. अब ये आपस में इंटर रिलेटेड हो सकते हैं इन अ वे कि इनका एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी हो. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है एक्टिविटी सी जो है एक ऐसा एक्टिविटी है जो आप तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपका एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी कंप्लीट हो गया हो. विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज में एक ऐसा रिलेशन है कि जब तक ए एंड बी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगा यू कैन नॉट कमेंस एक्टिविटी सी. तो a project is made up of all such interrelated activities. एंड हर एक एक्टिविटी को हम कोशिश करते हैं कि एक स्पेसिफाइड टाइम पे कंप्लीट करें. इसका मतलब है कि एवरी एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट, पहले तो हम प्रोजेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे और हर एक एक्टिविटी के लिए हम एक टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं. एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा, टाइम बाउंड होगा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें. और टाइम बाउंड होने के साथ साथ एक और एसेंशियल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कि दे मस्ट बी सीक्वेंशियली अरेंज्ड, मतलब एक स्पेसिफाइड ऑर्डर होगा जिसमें इन एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करेंगे. लाइक आई सेड कि एक्टिविटी सी जो है वो तभी परफॉर्म हो पाएगा जब इन अ सीक्वेंस पहले ए एंड बी कंप्लीट हो जाएगा, देन ओनली यू कैन स्टार्ट विथ एक्टिविटी सी. एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर एक्टिविटी विल रिक्वायर रिसोर्सेज. ठीक है, उसमें रिसोर्सेज का, टाइम का कमिटमेंट होगा ही. एंड दीज रिसोर्सेज मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ मनी या मटीरियल या मैन पावर या फैसिलिटीज या स्पेस. सो नाउ वी नो व्हाट अ प्रोजेक्ट इज. अब we talk about project management. Now what is project management? हमारा जो चैप्टर है network analysis, that is a technique for project management. So it's important to know what project management is. तो एक project management में essentially 3 stages होते हैं. वो 3 stages क्या हैं? Number 1 is planning, then you have scheduling and then you have controlling. तो जब आप large और complex projects के साथ deal करते हैं तो it's important कि आप phase wise आगे बढ़े. तो सबसे पहला phase क्या होता है? Planning. तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो एक्टिविटीज जो कि बहुत एसेंशियल हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. और ये भी देख लेते हैं कि इन एक्टिविटीज का आपस में क्या डिपेंडेंस है. तो ये सब कुछ जो है हम लोग प्लानिंग स्टेज में कंप्लीट करते हैं. जो सेकेंड स्टेज है दैट इज शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग में बेसिकली हम लोग स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम सेट कर लेते हैं फॉर एवरी एक्टिविटी. ठीक है, और उसमें ये भी देखते हैं कि अगर अर्लीस्ट कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में एंड लेटेस्ट हम कितना टाइम अलाउ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को. तो दैट इज अबाउट शेड्यूलिंग. एंड द लास्ट स्टेज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और हमें अगर लगता है कि कुछ हमें चेंजेस लाने की जरूरत है क्योंकि हम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वी ब्रिंग इन दोज चेंजेस based on the controlling aspect, the third stage of project management.
Okay, now you may be thinking कि why is it important, to plan these aspects, ताकि हम टाइम पे अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके और जो रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे है उसका हम एफिशिएंट यूज कर सके, इसलिए ये प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन नेटवर्क एनालिसिस, एंड एज आई सेड नेटवर्क एनालिसिस ऑपरेशन रिसर्च का ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग तीनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। So the fourth point here is the techniques of operation research, which is used for planning, scheduling and controlling, which are the 3 stages of project management. ये सब कुछ हम लोग किसके थ्रू करते हैं? Through a technique called network analysis. Okay. So here is a complete list of the important terms that we need to understand. नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज वील बी फ्रीक्वेंटली यूजिंग दीज टर्म्स। सो जो पहला टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक्टिविटी, और एक्टिविटी में भी 4 टाइप के एक्टिविटीज होते हैं, हम वो समझेंगे। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट इवेंट्स, की इवेंट्स क्या होता है, और जो 3 टाइप के इवेंट्स हैं जिन पे हम विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क डायग्राम आई विल शो कि ये इवेंट्स को कैसे हम कब मर्ज इवेंट कब बोलते हैं, बर्स्ट इवेंट कब बोलते हैं, मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट कब बोलते हैं। एंड आफ्टर यू हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट कि एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एरो डायग्राम दैट वी ड्रॉ। So let's get started. Okay, so the first part is activities, की activities क्या है, ठीक है। So every project is made up of several interrelated activities. हमें पता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर टास्क नहीं होता है, उसमें n नंबर ऑफ टास्क होता है जो हम लोगों को परफॉर्म करना होता है। तो वो जो एक पर्टिकुलर टास्क होता है, वो जो एक इंडिविजुअल टास्क होता है या एक्शन होता है या जॉब होता है विद इन द टोटल प्रोजेक्ट, क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट में तो बहुत सारा हमें एक्शंस परफॉर्म करना होता है, बहुत सारा जॉब परफॉर्म करना होता है। तो वो एक इंडिविजुअल जॉब या वो इंडिविजुअल टास्क या वो इंडिविजुअल एक्शन जिसको हमें कंप्लीट करना होता है ताकि हम ओवरऑल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाए, तो दैट इंडिविजुअल टास्क इज नोन एज एक्टिविटी। अब नेटवर्क डायग्राम में ये एक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे यू सी अ स्पेसिमेन नेटवर्क डायग्राम, और ये नेटवर्क डायग्राम बनाने में हम 2 चीज का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एरोज, ठीक है, एरो हेड भी बनेगा, एंड द अदर वन इज द सर्कल्स, द नोड्स दैट वी मेक बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एरो एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एरो। तो ये जो एरो डायग्राम बनता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज योर एरोज एंड द अदर वन इज द सर्कल्स और द नोड्स दैट वी मेक टुवर्ड्स द बिगिनिंग एंड द एंड। तो एक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्टिविटीज जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है at the top of the arrows. तो यहाँ पे how many activities can you see? You see activity A, activity B, activity C, activity D, and for that matter activity E and activity F. तो the arrows are representing the activities that we are going to perform. और ये activities क्या है, जो individual task या individual job या set of activities जो हम perform करते हैं एक overall project को complete करने में, that is all activity is all about. तो इसमें एक चीज याद रखना है कि इसमें लेंथ ऑफ द एरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अज्यूम कर सकते हैं कि द लॉन्गर द एरो दैट मीन्स कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में ज्यादा समय लगेगा, ऐसा नहीं है। लेंथ ऑफ द एरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये जो एरो हेड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जॉब इसका इंडिकेट करता है कि हम जॉब को एंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नोड पे। तो जहां पे एरो हेड होगा दैट विल बी द हेड इवेंट, एंड जो बिगिनिंग होगा एरो का दैट विल बी द टेल इवेंट। इवेंट हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड में विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज इवेंट। तो फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि एरोज के ऊपर जो हम अल्फाबेट्स लिख रहे हैं दीज आर ऑल एक्टिविटीज। सो हाउ मेनी एक्टिविटीज कैन यू सी इन दिस नेटवर्क डायग्राम? 1 2 3 4 5 6। तो these 6 activities are required to be performed in a sequential order, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में परफॉर्म करना होगा ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। तो अब ये एक्टिविटीज कितने टाइप की हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सच एक्टिविटीज: प्रेडिसेसर एक्टिविटीज, सक्सेसर एक्टिविटीज, कॉन्करेंट एक्टिविटीज एंड डमी एक्टिविटीज। सो वील स्टार्ट विद प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब होता है जो पहले आता है,
और सक्सेसर का मतलब होता है जो बाद में आता है। तो सपोज इफ वी सी एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी सी, तो प्रेडिसेसर का मतलब क्या होगा? वो एक्टिविटीज जो आपको कंप्लीट कर लेना है प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ अनदर एक्टिविटी। तो सपोज यहाँ पर सी अगर देख रहे हैं तो सी से पहले किस एक्टिविटी का कंप्लीट होना जरूरी है? एक्टिविटी ए का। तो यहाँ पर एक्टिविटी ए जो है दैट इज अ प्रेडिसेसर एक्टिविटी, मतलब इट हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर वी स्टार्ट एक्टिविटी सी। नाउ यू सी एक्टिविटी सी का स्टार्टिंग पॉइंट ये नोड है और एक्टिविटी ए का एंड पॉइंट ये नोड है। दैट मीन्स कि ए एंड होगा एंड देन सी विल स्टार्ट, विच मेक्स सी द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ ए। तो इफ ए इज द प्रेडिसेसर दैट मीन्स सी इज द सक्सेसर ऑफ एक्टिविटी ए। फिर एक अदर नेचर ऑफ एक्टिविटीज जो होता है वो होता है कॉन्करेंट एक्टिविटीज। नाउ व्हाट आर कॉन्करेंट एक्टिविटीज? कॉन्करेंट एक्टिविटीज का मतलब होता है जिनको हम कॉन्करेंटली अकम्प्लिश करें, मतलब जो साथ साथ चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज ए एंड एक्टिविटी बी, दे हैव स्टार्टेड एट अ सेम पॉइंट, ठीक है, यहाँ इस सेम नोड से वो स्टार्ट हो रहा है और पैरेलली ए एंड बी कैन बी performed. So A and B are concurrent activities. Okay. So what is activity? The overall project is divided into individual tasks. These individual tasks are activities and activities को हम लोग arrow के ऊपर represent करते हैं। arrow head show करता है end of the job, मतलब जहां पे arrow का head होगा that means we are nearing the completion of the job. And there are 4 types of activities. We have discussed 3 out of them. So the first one is predecessor, that means that must be completed before. Successor is the activities that begins after the completion of a particular event, and concurrent activities are activities which can be performed together. Okay, now dummy activities we'll be studying in the next slide. Okay, so now let us see what dummy activity is. हमें पता है कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में टाइम, रिसोर्सेज, सब चीज का इस्तेमाल होता है, लेकिन डमी एक्टिविटीज ना ही टाइम कंज्यूम करते हैं और ना ही रिसोर्सेज। डमी एक्टिविटीज नाइदर कंज्यूम टाइम नॉर रिसोर्सेज। तो हम ये क्यों बनाते हैं डमी एक्टिविटीज? हम डमी एक्टिविटीज इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक लॉजिकल सीक्वेंस को मेंटेन कर सके। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दिस arrow is representing activity A, this arrow represents activity B, this arrow represents activity C and this represents activity D. तो इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम है जिसमें 4 सेट ऑफ एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करना है A B C D। लेकिन हमें पता है कि जब प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ सीक्वेंस फॉलो करना होता है। तो लेट अस सी क्या रिस्ट्रिक्शंस है या क्या सीक्वेंस है। सीक्वेंस ये कहता है कि एक्टिविटी B एंड D मस्ट फॉलो A। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये जो एक्टिविटी बी और एक्टिविटी डी है ये ए कंप्लीट हो जाएगा, ए का एरो यहां बन गया, ए कंप्लीट हो गया उसके बाद ही हम बी और डी को करेंगे। ये तो कंप्लीट है, ये तो रिप्रेजेंट हो रहा है क्लियरली। और दूसरा शर्त क्या है कि D मस्ट फॉलो C। तो यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो एक्टिविटी D है यहाँ पे वो भी C के बाद हो रहा है। लेकिन इस डायग्राम में ये प्रॉब्लम है कि इस डायग्राम से ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो ये एक्टिविटी B है वो भी एक्टिविटी C के बाद होना चाहिए, जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है, हमें दो ही शर्त को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है कि ये जो B एंड D है वो A के बाद हो और जो D है वो C के बाद हो। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि एक्टिविटी B को C के बाद होना है, लेकिन ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर दे रहा है कि एक्टिविटी B जो है वो C के बाद होगा। तो इस टाइप के केसेस में हम डमी एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखो इस डायग्राम में डमी एक्टिविटी कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, लॉजिकल सीक्वेंस को भी मेंटेन करेगा। सपोज दिस इज A हियर and here it is B, here comes C and here comes D। तो यहाँ पे देखो अब चारों जो दो शर्त है उसको हम कैसे इन चारों एक्टिविटीज में अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्या है, एक्टिविटी B एंड D मस्ट फॉलो A। ठीक है, तो एक्टिविटी B जो है वो तो A को फॉलो कर ही रहा है, A जहां कंप्लीट हो रहा है वहां पे ही B शुरू हो रहा है।
और डी को भी ए को फॉलो करना है। तो जहां डी का यहाँ पे बिगिनिंग पॉइंट है, तो इसको हम ए के एंड पॉइंट से एक डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे, एंड ये जो डॉटेड लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स डमी एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें पहला शर्त तो पूरा हो गया कि जो एक्टिविटी बी है और जो एक्टिविटी डी है वो ए के कंप्लीट होने के बाद होगा। तो ए का जो एंड पॉइंट है, ये वाला नोड है, इसी से बी भी शुरू हो रहा है, और ये डमी लाइन के माध्यम से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि डी भी वैसे ही शुरुआत किया जा रहा है, डी का भी। ओके, और एक और शर्त क्या है कि D मस्ट फॉलो C। तो यहाँ पर D जो है वो C के बाद फॉलो हो रहा है, फॉलो स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है जो C और B का कनेक्शन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये डमी लाइन के बनाने से हमने लॉजिकल सीक्वेंस को भी मेंटेन कर लिया है और जो कंडीशंस है उसको पूरा पूरी अप्लाई कर दिया है। Now let us see what events are. So as we know कि एक प्रोजेक्ट जो होता है उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, तो हर एक्टिविटी का एक बिगिनिंग एस्पेक्ट होगा और एक उसका एंड एस्पेक्ट होगा। तो एक्टिविटी के बिगिनिंग एंड एंड को हम लोग इवेंट्स से डिनोट करते हैं। सपोज दिस एरो रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी ए। तो एक्टिविटी ए बिगिंस हियर एंड एक्टिविटी ए एंड्स हियर। तो ये जो सर्कल्स हम बनाए हैं, हमने बनाया है, या जो नोड्स हमने बनाए हैं, ये नोड्स जो है वो बेसिकली इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन एक्टिविटी या जॉब, उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट्स। जैसे कि मैंने बताया था कि एरोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज से। सो योर ए इज द एक्टिविटी, and these nodes, these circles at the beginning and end are representing events. So जो beginning होता है उसको हम tail event बोलते हैं, TAIL, tail event, and जो activity का end वाला event होता है उसको हम बोलते हैं head event, क्योंकि arrow का head यहाँ पे है, we call it head events. So I hope it is clear. Now what are the different types of events? So the different type of events में the first one is merge events. तो merge events diagram देख के हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज का एंड पॉइंट किसी पर्टिकुलर एक इवेंट पे आता है, तो द इवेंट्स आर सेड टू बी मर्ज इवेंट्स। दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज एंड हो रहा है एक पर्टिकुलर इवेंट पे। हम लोग पता है ये जो सर्कल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट। तो बर्स्ट इवेंट क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज शुरुआत होता है एक पर्टिकुलर इवेंट से, तो वो होता है बर्स्ट इवेंट। तो मर्ज एंड बर्स्ट में क्या डिफरेंस है, मर्ज में क्या होता है कि एक्टिविटीज एंड एट अ कॉमन इवेंट, एंड बर्स्ट में क्या होता है, एक्टिविटीज आर बिगिनिंग एट अ कॉमन इवेंट। And the third type is merge and burst. यहाँ पे you see both of them in a combined way. Like in this part of the diagram, you see two or more than two activities ending at a common event. So that is the merge aspect of it. And two or more activities beginning from a common event. This circle is an event. That is so this पर्टिकुलर एस्पेक्ट जहां पे दो या दो से ज्यादा एरोज या एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर इवेंट से शुरू हो रहा है, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग बर्स्ट। तो यहाँ पे दिट्स अ कंबाइंड मॉडल, मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट। So now that we have already completed the concept of activities and the various types of activities, events and the various types of events, so with the help of this chart, this slide on arrow diagram, we'll be further revising and brushing up our concepts. So let us take the first network diagram. In the first network diagram, suppose we mark this arrow as activity A and this arrow as activity B. As we already know कि activities को हम लोग arrows से represent करते हैं, and these circles or say the nodes जो कि beginning and end में है, वो basically represent करता है activity का start and activity का end. So we name them as suppose 1, 2 and 3. For further understanding, I have named it 1, 2, 3. Now see how it goes. 1 here represents the beginning of activity A and 2 represents the end task, end of the activity A. Now 2 again is the starting point of activity B, which means that
A will always precede activity B, which means activity A must be completed before activity B can start, because activity B starts at point 2 and point 2 is the end of activity A, which means A is the preceding if activity. Okay, now the second example of a network diagram, suppose we mark here A, B and C. Now in this case what we observe is that, suppose here we name it as 1 2 3. I'll tell you how we number it. Now 1 and 2 represent the beginning and end point of activity A respectively. One is the beginning and second is the ending. But second is the beginning of both B and C, which means that A must be completed before we can start B and C. And B and C, as we can see, they are concurrent activities. That means they can be completed without depending on others. They can be concurrently done parallelly and accomplished together. Now again we move on to the third network diagram. Suppose we mark this as A, B and here we mark it as C. Now this also signifies that activity A and B must be completed. Here this is the end of activity A and B both. So A and B must be done concurrently in a way that if they end at this particular event, this will mark the beginning of activity C, which means C हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारा activity A और activity B जो है वो complete हो जाए. Okay. Thank you so much, students, for your patient hearing. In case you have any doubt, you can drop in a text message in the comment section of the video. Thank you so much.